इंटरव्यू
हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। क्लास 5 मिनट में स्टार्ट होएगी आपकी, है ना? सर लाइव हो रहे हैं, आप इसमें ही रहिएगा। Good evening, all of you. Good evening, students.
I am audible to all of you. मेरी आवाज आ रही है सभी को? पायल, यश, जूली, Eliza, everyone. All right. Give me response if you can hear me properly. पायल, हमने लास्ट क्लास में कौन सी चीज डिस्कस करी थी? हमने किन पॉइंट्स को डिस्कस किया था? डू यू रिमेम्बर? प्लीज ज्वाइन फास्ट। मेरी आवाज बराबर आ रही है बच्चों? आई एम ऑडिबल? आप मैसेज के थ्रू रिस्पॉन्स करो इफ यू आर एबल टू हियर मी। मेरी आवाज बराबर जा रही है सभी को? स्टूडेंट्स, पायल, all right, okay, so let us start our topic जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स उस समय अवेलेबल नहीं थे। सो जितने भी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं और जो नए भी हैं उन सभी के लिए सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ हियर मी, और सारे पॉइंट्स समझने के बाद अगर कुछ भी डाउट रहता है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। हाँ, और इट इज़ बेटर टू आस्क मी इन द लेटर। तो क्या होगा कि हमारा फ्लो चलता रहेगा और लास्ट में हम सारी चीज़ों को डिस्कस भी बराबर कर पाएंगे। मैंने आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था। क्लासिफिकेशन सिस्टम मैंने आपको बताया था कि पूरे लिविंग वर्ड को डिवाइड करने के लिए या क्लासीफाई करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किया, बहुत सारे एफर्ट्स किए। उसमें से करोलस लिनियस साहब थे और भी साइंटिस्ट थे जैसे कि R.H. व्हिटेकर। ठीक है, हमने लास्ट में R.H. व्हिटेकर को पढ़ा। ठीक है, तो R.H. व्हिटेकर इज द साइंटिस्ट जिन्होंने पूरे किंगडम, पूरे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम सिस्टम में डिवाइड कर दिया। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, और इस साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को आज भी हम स्टडी करते हैं और वही हमारे सिलेबस में अवेलेबल है। राइट, सो प्लीज मेक मी होस्ट सो दैट आई कैन शेयर द पीपीटी। राइट, तो ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने R.H. व्हिटेकर के बारे में डिस्कशन किया था, यहाँ तक आपको समझ में आ गया था लास्ट क्लास में? पायल एंड अदर, just a moment, I'm going to share slide, huh?
Ma'am, make me host so that I can share the slide. Just wait for a moment. Okay. Now yes. अभी सभी को दिख रहा है बेटा? यस सर। ऑलराइट। तो बच्चों हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि व्हिटेकर साहब ने क्लासिफिकेशन सिस्टम जो प्रपोज किया था और उनकी क्या खास बात थी। फिर उसके बाद हमने बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की तरफ भी डिस्कस किया था। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि जो व्हिटेकर साहब थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 हिस्सों में या 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। ये 5 किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम है। फिर हमने बैक्टीरिया के बारे में डिटेल से स्टडी किया कि बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यस दैट इज ट्रू, और ये इन्फेक्शन काज करते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। और ये भी डिस्कस किया कि बैक्टीरिया के शेप और साइज कैसे होते हैं। तो ये कुछ 4 तरीके के बैक्टीरिया हैं जो हमारे पूरे अर्थ पर पाए जाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग दुनिया है, माइक्रोस्कोपिक दुनिया है, और इसके बारे में हमारे पास बहुत ही कम नॉलेज है, बहुत ही कम। कितनी? सिर्फ 1%। और 99% इंफॉर्मेशन अभी भी नहीं है। मतलब साइंटिस्ट आर वर्किंग, और धीरे धीरे हमें माइक्रोस्कोपिक वर्ड के बारे में पता चल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही क्यूरियस और बहुत ही सूक्ष्म दुनिया है, जिसको जानने का प्रयास अभी भी किया जा रहा है। मैंने आपको बता दिया था बैक्टीरिया को 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया, जिसको प्रिमिटिव काइंड का बैक्टीरिया कहते हैं। इसके 3 एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स या थर्मोएसिडोफाइल्स और मेथनोजेंस। मैंने ये बताया था कि हेलोफाइल्स ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर कोई दूसरे बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। दैट मीन्स दे डेवलप इन दोज कंडीशन वेयर वेरी हाई साल्टी एरिया। तो ऐसी साल्टी एरिया में सिर्फ यही पाए जाते हैं, बाकी कोई वहां पर डेवलप नहीं हो सकता। उसके बाद थर्मोएसिडोफिल्स, जो हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक एटमॉस्फेयर में रहते हैं, बाकी कोई सा भी बैक्टीरिया वहां पर सरवाइव नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है कि जो इनकी सेल वॉल है वो इस तरह से बनी होती है कि ये एडवर्स कंडीशन में ही सरवाइव करते हैं, एडवर्स कंडीशन में ही पाए जाते हैं। और मिथेनोजेंस वहां पाए जाते हैं जहां पर मीथेन गैस होती है, काउडंग में पाए जाते हैं, और ये बहुत सारी मीथेन गैस भी प्रोड्यूस करते हैं। ये आर्की बैक्टीरिया था, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि बैक्टीरिया में भी एवोल्यूशन हुए। उसके बाद मॉडर्न बैक्टीरिया, जिसे यू बैक्टीरिया कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था कि यू बैक्टीरिया में 2 बैक्टीरिया होते हैं खास तौर से, एक ऑटोट्रॉप, दूसरा हेट्रोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स उनको कहते हैं जो अपने भोजन को यानी अपनी फूड की सिंथेसिस खुद कर सकते हैं। और इसमें 2 वैरायटीज थी, एक फोटो ऑटोट्रॉप्स जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉप जो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, राइट। हेट्रोट्रॉप्स में बेटा मैंने आपको बताया था कि एक होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, दैट मीन्स पैरासाइट। दूसरे होते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट का मतलब होता है दे लिविंग ऑन द डेड ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी डेड होते हैं और उनकी बॉडी में, उनके बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं और अंदर भी हो सकते हैं। दे एब्जॉर्ब द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन था बैक्टीरिया की। फिर हमने सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करी थी। और यू बैक्टीरिया को, यानी जो मॉडर्न बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है। बैक्टीरिया हर तरह से नुकसानदेह नहीं होते, कुछ फायदेमंद भी होते हैं। तो सारे बैक्टीरिया बुरे भी नहीं है और सारे बैक्टीरिया अच्छे भी नहीं है। तो कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं और कुछ बैक्टीरिया बुरे होते हैं।
तो जो ट्रू बैक्टीरिया है उनको हम कहते हैं यू बैक्टीरिया, और गुड बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको हम ग्राम निगेटिव कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, इसका रीजन क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। हाँ, फिर मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताया था, ठीक है, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप के एग्जाम्पल के साथ शेयर किया था। और ये सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, है ना, डोंट वरी अबाउट इट। अब लिंक पे सारी चीज़ें शेयर हो जाएंगी। देन आफ्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल सेल, और ये यूकैरियोटिक है क्योंकि इनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड पाए जाते हैं। वेल डिफाइंड इन द सेंस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और आसानी से ये विजिबल होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक्स में ऐसा नहीं पाया जाता था। और दूसरा, दे हैव अ सीलिया, एंड सीलिया इज फॉर द लोकोमोशन, ये मूवमेंट करते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं जस्ट लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन स्पेशल स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिलता है, जैसे ये सीलिया है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, और ये फ्लैजिला है जो विप्लैश लाइक प्रोजेक्शन है, यानी बिग साइज का दिखाई पड़ता है। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? कोई क्वेश्चन, कोई नो क्वेरी? सर, नो सर। ग्रेट। देन आफ्टर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देयर इज अ कनेक्शन, ठीक है। प्रोटिस्टा ऑलवेज एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक इन द सेंस दे आर फाउंड इनसाइड द ओशन, वाटर में पाए जाते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी प्रोटिस्टा हैं जिनका लिंक मिलता है प्लांट से भी, एनिमल्स में, और फंगस से भी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों ही प्रोसेसेस काम करती हैं। आपको पता है कि जितने भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज्यादातर असेक्सुअल मेथड से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। असेक्सुअल मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड, और इसमें आसानी से बॉडी एक से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो ज्यादातर किस फॉर्म में डिवाइड होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। बट जैसे जैसे ये मॉडर्न होते जाते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस डेवलप हो जाती है, और फिर उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, राइट। नाउ लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने ये डिस्कस किया था, एक फटाफट रिवीजन जैसा ही है। जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए थे और अभी देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक एट दिस, किंगडम प्रोटिस्टा ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। कौन कौन से? एक तो है बेटा जिसको हम क्राइजोफाइट्स कहते हैं, दूसरे को डायनोफ्लैचेलेट कहते हैं, तीसरा यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोड और प्रोटोजुअन्स। आपने यूग्लिनॉइड्स, प्रोटोजुअन्स और स्लाइम मोड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्राइजोफाइट्स और डायनोफ्लैचेलेट्स ये बहुत ही रेयर सुनने को मिलते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि इनको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं, क्योंकि ये आसानी से वाटर की करंट के साथ फ्लोट होते रहते, मूव करते रहते, और ये फ्रेश वाटर और मरीन दोनों कंडीशन में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब जो जो साल्टी ना हो, जैसे रनिंग वाटर, बेसिकली झरने हैं और क्या कहते हैं, रिवर्स है, कुछ तो ऐसे पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो मरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, और उनमें से ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। ये डायटम्स और गोल्डन अलगा के नाम से जाने जाते हैं। आप देखो, दे आर वेरी कलरफुल, है ना, और सुनहरे कलर में ये चमक भी रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, गोल्डन अलगा, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। दे हैव अ क्लोरोफिल। क्लियर एवरीवन? यस? किसी को कोई डाउट बेटा? बराबर? हाँ?
ऑलराइट, समझ में आ रहा है ना? ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट पॉइंट, डायटम्स। डायटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर्स कहते हैं और ये ओशन में पाए जाते हैं। और ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, जो डायग्राम आपको दिख रहा है। दे आर वेरी कलरफुल और वेरियस इन शेप एंड साइज। और इनके ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है, जो आउटर लेयर होती है, वो सिलिका की बनी हुई। तो दे हैव अ ओवरलैपिंग सेल्स, जो आपस में एक दूसरे में इस तरह से फिट हो जाती हैं, जैसे सोप बॉक्स जिसमें आप साबुन रखते हैं ना, सोप, वही वाला। नाउ डायटम्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनके आउटर सेल्स ओशन में नीचे डिपॉजिट होते रहते हैं, और इनके डिपॉजिट से बनता है डायटमोसियस अर्थ। इनका यूजेस क्या है? पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप में इसका इस्तेमाल बखूबी किया जाता है। दैट इज द फंक्शन। नेक्स्ट, the dinoflagellates mostly they are marine and photosynthetic। तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इनमें भी सेल्यूलोज की प्लेट्स पाई जाती हैं, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट का। तो प्लांट के फीचर भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने आपको बताया था कि जब लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पर प्लांट के, एनिमल्स के, दोनों के कैरेक्टर्स मैच करते हैं। तो ये कैरेक्टर सेल्यूलोज का, ये प्लांट का कैरेक्टर है जो मैच कर रहा है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर डायनोफ्लैजिलेट्स में बेसिकली जो रेड है, रेड डायनोफ्लैजिलेट अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कहीं ग्रो हो जाते हैं तो वो रेड टाइड बनाते हैं। आप ये देख लो, पूरा का पूरा जो ओशन है, अ, ये हिस्सा पूरा रेड कलर का हो गया। इसी को हम रेड टाइड कहते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन ग्रो होती है, रेडिश हो जाते हैं, और रेड होने के बाद क्या करते हैं? टॉक्सिसिटी जनरेट करते हैं। और टॉक्सिसिटी जनरेट करने की वजह से दो जो दूसरे एनिमल्स हैं, खासतौर से मरीन फिशेस, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है, और इस तरह से ये टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो ज़्यादा क्वांटिटी में या बहुत ज़्यादा किसी एरिया में डोमिनेंट हो जाते हैं तो दूसरे स्पीसीज के लिए खतरनाक साबित होते हैं। फिर इसके बाद आता है बेटा यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स आर बेसिकली those animals which have a good amount of chlorophyll। ज्यादातर ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी ये रनिंग वाटर में मिल जाते हैं, बट दे आर फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर भी। स्टैग्नेंट का मतलब बेटा रुके हुए पानी, जो पानी काफी समय से इकट्ठा हो जाता है, तो आप देखो तो ग्रीन कलर का अपीयर होने लगता है धीरे धीरे। और इसी ग्रीन कलर में आपको, जब इसको लैब में लेकर आए और उसकी टेस्टिंग करें, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर भी एल्गा पाए जाते हैं, और कुछ अमाउंट में दूसरे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनको हम यूग्लिनोइड्स कहते हैं। तो यूग्लिनोइड्स actually they are cell living organism and they belongs to the animals। यहाँ पर एनिमल के फीचर्स में आपको बता दूं, दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, जिसको हम पेलिकल कहते हैं। ये बाहर की सराउंडिंग लेयर है। अब ये एनिमल होने के बावजूद भी फोटोसिंथेसिस करता है। ये देखिए फ्लैजिला पाए जाते हैं जिससे लोकोमोशन करता है, ठीक है। स्टिल they contain good amount of chlorophyll। इनमें भी chlorophyll good amount में पाया जाता है। That is why they are able to perform the photosynthesis process। और ये photosynthesis process के थ्रू क्या कर लेते हैं? ढेर सारा भोजन बनाते हैं, और इस भोजन से ये खुद सरवाइव होते हैं। बट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक अ एनिमल। जैसे सनलाइट मिसिंग होती है, या जैसे रेनी सीजन है, विंटर सीजन है, तो ये एनिमल की तरह बिहेव करते हैं और अपने फूड को कैप्चर करते हैं। उनको एज अ एनिमल ये कैप्चर करके कंज्यूम करते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। तो दे शो बोथ कैरेक्टर्स, प्लांट कैरेक्टर एज वेल एज एनिमल कैरेक्टर।
इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है यूग्लिना। ये इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है साथ ही साथ, यू कैन सी हियर, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ यूग्लिना। वो इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। क्लियर दिखाई पड़ रहा है बेटा? रेहान, पायल, बराबर है यस बेटा? क्लियर दिख रहा है? ये सर। माइक्रोस्कोपिक व्यू है, यानी अगर आप स्लाइड में देखें, आप माइक्रोस्कोप्स के नीचे, तो आपको इस तरह से दिखाई पड़ेंगे। Now look at the slime molds. Slime molds are saprophytic. They are found on the dead organism. जब ये ढेर सारी इकट्ठा हो जाते हैं तो इनकी लेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह के एग्रीगेशन या इस तरह के जमावड़े, यानी जहां पर इकट्ठा होते हैं, उसको हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। ठीक है ना? ये उसके बाद स्लाइम मोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। दे प्रोड्यूस स्पोर्स। इसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। इसमें छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और इस तरह से पूरे एरिया में ये डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। फैलना इज नथिंग बट डिस्पर्सल। ठीक है, अब आते हैं प्रोटोजूअन्स की तरफ। प्रोटोजूअन्स कैसे होते हैं बेटा? दे आर एक्चुअली एनिमल्स, बट सर्टेन प्रोटोजूअन्स हैव अ क्लोरोफिल। ठीक है, तो जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसको हमने डिफरेंट क्लास में पढ़ लिया। वो भी प्रोटिस्टा में ही आते हैं, जिनको हम यूग्लिनोइड्स कहते हैं, है ना? तो जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता उसको हम पढ़ते हैं दूसरे क्लास में, उसका नाम है प्रोटोजुअन्स। इसमें 4 ग्रुप्स पाए जाते हैं। एक अमीबाइड होता है, दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुअन्स, तीसरा सीलिएटेड और चौथा स्पोरोजुअन्स, है ना? ये सभी प्रिमिटिव काइंड के एनिमल्स हैं। प्रिमिटिव यानी बहुत पहले जब एनिमल्स डेवलप हो रहे थे उस टाइम पर ये पाए जाते थे और अभी भी पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट अमीबाइड्स। पहले हम देख लेते हैं अमीबाइड के ही बारे में। फर्स्ट जो हमारा क्लास है, ये लिविंग एरिया में पाए जाते हैं, सॉरी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में भी पाए जाते हैं और मॉइस्चर वाले सॉइल में भी मिल जाते हैं। अमीबा को कोई शेप नहीं होता। ये देखो, आप कोई सा भी स्ट्रक्चर बनाओ बायोलॉजी में, सबसे इजी स्ट्रक्चर किसी का है तो अमीबा का है। ठीक है, आप कैसा भी स्ट्रक्चर बनाओ कभी भी रॉन्ग नहीं होता। आपने ऐसा बना दिया, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, बस आपको एक न्यूक्लियस बराबर बना देना है। तो वन ऑफ द इजिएस्ट डायग्राम इन द बायोलॉजी इज नथिंग बट अमीबा। अमीबा का जिसने डायग्राम बना लिया उसने बायोलॉजी का फर्स्ट जो स्टेप है वो क्रॉस कर लिया, है कि नहीं? क्योंकि इससे इजी कोई डायग्राम नहीं होता है कि नहीं? पायल, बनाया कभी डायग्राम? नहीं बनाया, कोई बात नहीं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अमीबा दे हैव अ सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स फीट, और इसका इस्तेमाल ये लोकोमोशन में करते हैं। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे भी एग्जांपल है जो पैरासिटिक मोड में भी पाए जाते हैं, जैसे एंट अमीबा, है ना? एंट अमीबा कैसे होते हैं? पैरासिटिक मोड में पाए जाते हैं और बीमारियां, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। दूसरा एग्जांपल है फ्लैजिलेटेड का, जिसमें आता है बेटा ट्रिपैनोसोमा। ये भी डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म में आता है, ये ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा से जो डिजीज है वो काफी पॉपुलर है, इसको हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। यानी किसी को इस तरह का इन्फेक्शन हुआ है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुअन्स का, और वो लगातार स्लीपिंग कर रहा है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं से स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी हो गई। और ये कौन ट्रांसफर करता है? उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसी फ्लाई।
सीसी फ्लाई। ये फ्लाई है, मक्खी है, जिसके थ्रू ये ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजुअन का ट्रांसफर होता है एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में। ये किसके थ्रू जाते हैं? सीसी फ्लाई के थ्रू मूव करते हैं। मक्खियां आप जानते हो ये इन्फेक्शन स्प्रेड करती हैं, वैसे ही सीसी फ्लाई एक खास तरीके का इन्फेक्शन स्प्रेड करती है जिसको हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस, राइट। सिलेटेड में दूसरा एग्जांपल है बेटा पैरामीशियम। पैरामीशियम का जो शेप होता है वो स्लीपर जैसा होता है, इसलिए हम इसको स्लीपर एनिमल भी कहते हैं, राइट। और इसको मूव कराने के लिए बहुत सारे छोटे 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 चारों तरफ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। आपको दिख रहा है, मैंने जूम किया है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सीलिया। सीलिया इज द स्ट्रक्चर बाय व्हिच दे स्टार्ट मूविंग इन द वाटर। और ये सीलिया क्या है, एक साथ मूव करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से म्यूचुअल इंटरेक्शन करते हैं, एक साथ मूव करते हैं, तो पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाती है बिकॉज ऑफ सीलियरी मूवमेंट। इसको क्या कहेंगे? सीलियरी मूवमेंट कहेंगे। क्लियर? क्लियर है सभी को बेटा? कोई डाउट तो नहीं? अब नेक्स्ट आता है बेटा स्पोरोजुअन्स। ये काफी खतरनाक है, डेंजरस है, क्योंकि ये डिजीज कॉज करता है और इसके बारे में हर कोई जानता है कि कौन सी डिजीज कॉज होती है, और ये बहुत ही पॉपुलर डिजीज है ना। स्पोरोजुअन्स में जो एग्जाम्पल है वो है बेटा प्लाज्मोडियम का। और प्लाज्मोडियम वो है जो मलेरिया डिजीज कॉज करती है। एक्चुअली मलेरिया मॉस्किटो से नहीं होता, मॉस्किटो को सिर्फ स्प्रेड करता है। डिजीज किसके थ्रू होती है? डिजीज होती है प्लाज्मोडियम से, जो कि एक प्रोटोजुअन्स है। और प्रोटोजुअन्स में, स्पोरोजुअन्स में इसको हम कंसीडर करते हैं, राइट। तो दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडियम। ये आपके सामने ये प्लाज्मोडियम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। क्लियर? और प्लाज्मोडियम 4 तरीके के होते हैं, यानी जो मलेरिया कॉज होता है उसमें 4 वैरायटी होती है। एक होता है बेटा फैल्सीपेरम, दूसरा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तीसरा मलेरी, और चौथा होता है ओवेल। ये 4 तरीके के मलेरिया हमारे इंडिया में या वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमने पढ़ लिया प्रोटोजुअन्स के बारे में और प्रोटोजियंस की डिफरेंट वैरायटीज के बारे में। नाउ दिस इज अनदर टॉपिक जिसको हम किंगडम फंजाई कहते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फंगस एक ऐसी वैरायटी है जो ना तो प्लांट्स में आती है ना तो एनिमल्स में आती है, और इसलिए इसको सेपरेट रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था, क्योंकि साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे थे इनको किसके साथ रखा जाए। लेकिन काफी स्टडी के बाद व्हिटकर साहब ने इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेल स्ट्रक्चर को बेस बनाया, और फर्दर इनको एक ऐसी जगह रखा जहां पर ये सेट हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई की खास बात यह है कि दे डोंट लाइक सनलाइट। ये कभी भी सनलाइट के प्रेजेंस में आते ही नहीं। दे नीड मॉइस्चर, ज्यादा मॉइस्चर चाहिए इनको ग्रो करने के लिए। और साथ ही साथ ये डेड प्लांट, एनिमल्स या डेड रिमेन्स के ऊपर आसानी से ग्रो होते हैं, मतलब दे आर सैप्रोफिटिक। तो सनलाइट की एब्सेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, और बहुत ज्यादा क्या चाहिए इनको? ऑर्गेनिक मटेरियल जिसके ऊपर ये सरवाइव करते हैं। ये 3 प्रॉपर्टी है। और हाँ, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए कभी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करते। साथ ही साथ ये हमेशा ज्यादातर कंडीशन में डिजीज कॉज करते हैं, और हमारे लिए यूजफुल भी है, खाने में भी इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको पता हो तो बहुत सारी चीजें हैं जो बगैर फंगस के नहीं हो सकती, क्योंकि फंगस
All right. Now we are discussing about the fungus. तो मैंने बताया कि ये यूनिक किंगडम है जहाँ पर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. दैट मीन्स दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड. ये कभी भी अपना भोजन खुद नहीं बनाते, इसलिए हम इनको हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं. दूसरी बात, दे आर कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये हर कहीं पाए जाते हैं. दे आर फाउंड एवरीवेयर. इनको क्या पसंद है बेटा? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. वार्म का मतलब होता है टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास गर्म टेम्परेचर होना चाहिए, साथ ही साथ बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो. जैसे अभी बारिश का सीजन आ रहा है तो ये इन्फेक्शन के लिए, खास तौर से फंगस इन्फेक्शन के लिए बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इस समय गर्मी भी बहुत होगी और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है. तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी दे कैन ग्रो इजली, और सनलाइट भी कम पड़ता है. तो ये सारे फेवरेबल कंडीशन है फंगस के ग्रोथ के, राइट. अब फंगस की वजह से होने वाले डिजीज का नाम क्या है और कहाँ कहाँ पर होते हैं? ये ब्रेड मोल्ड कॉज करते हैं. आपने देखा होगा, कभी कभी आप परचेज करिए तो अगर ये ओल्ड है तो इनमें इस तरह से पैचेस देखने को मिलते हैं. दिख रहा है? These patches are nothing but because of fungus. ये फंगस की वजह से पैचेस बनते हैं, ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के. इनको कहते हैं ब्रेड मोल्ड. और ब्रेड मोल्ड की वजह से ये धीरे धीरे खराब होने लगता है और सारा ऑर्गेनिक मटेरियल ये फंगस एब्जॉर्ब करने लगते हैं. इस तरह से ऑरेंज के ऊपर ये जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं ऑरेंज रॉट. ये मशरूम है, ये फंगस है. और ये देखो टॉक्सिक मशरूम है जो रेड कलर का आपको दिख रहा है. और मस्टर्ड की लीफ के ऊपर आपको इन्फेक्शन दिख रहा है, ये देखिए. तो बिकॉज ऑफ फंगस these are certain disease or these are certain issues are found in the plants and basically plants और एनिमल के केस अभी हम आगे डिस्कस करते हैं. क्लियर है? ये बात समझ में आ गई बेटा? पायल, नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर जिसको हम पेनिसिलिन कहते हैं. ये देखो आपके सामने ये एग्जांपल जो रखा गया है, इसका नाम है पेनिसिलियम. ये पहला फंगस था बेटा जिसकी वजह से क्या बनाया गया? एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक की शुरुआत ही यहाँ से, ठीक है. तो पेनिसिलियम नोटेटम इज द फर्स्ट फंगस which is used in the formation of एंटीबायोटिक. तो एक सबसे बड़ा फंक्शन क्या हुआ? एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन. दूसरा एग्जांपल ये ईस्ट का है बेटा. ईस्ट आर नोन एज यूनिसेलुलर अलगा. यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल, ठीक है. इनका जबरदस्त इस्तेमाल होता है ब्रेड इंडस्ट्री में, बियर इंडस्ट्री में, ठीक है. तो इनका इस्तेमाल करके बहुत सारा हम प्रोडक्शन करा सकते हैं, खासतौर से कमर्शियल बेस पर, जिसमें हम ब्रेड मेकिंग है, बियर मेकिंग है, लाइक दैट. नेक्स्ट कुछ और फंगस है जो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे ये आपके सामने है, पक्सीनिया. पक्सीनिया ये व्हीट यानी जो गेहूं है उसमें रस्ट काज करते हैं, डिजीज काज करते हैं. और उसकी जो ग्रोथ है, जो उसकी डिमांड है, मतलब जब ग्रोथ होती है प्लांट की और इसके ऊपर इन्फेक्शन लग जाता है तो ग्रोथ स्टॉप होने लगती है. तो इनकी ग्रोथ को वो डिक्रीज कर देते हैं और वो हार्मफुल होते हैं, है ना. So Puccinia is a disease which is causing rust in the plant which is named as wheat. ठीक है.
तो डिजीज के बारे में भी हमें याद रखना है। अब आते हैं किंगडम फंजाई के ऊपर। देखो किंगडम फंजाई, सॉरी, हम फंजाई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो फंजाई में बहुत सारे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यहाँ पर रूट तो नहीं होता, लेकिन कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफी। हाइफी इज नथिंग, इट इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, और इसी रूट लाइक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके वो एब्जॉर्ब करते हैं नरिशमेंट। ठीक है, तो नरिशमेंट कहाँ से लेंगे? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ये हाइफी है। और ढेर सारे हाइफी आपस में जब मिल जाते हैं तो इस एक नेटवर्क बन जाता है, और इसी नेटवर्क को हम कहते हैं माइसीलियम। ठीक है, ये शब्द सिर्फ और सिर्फ फंगस में ही सुनने को मिलेंगे। फंगस में ही आपको माइसीलियम और हाइफा टर्म सुनने को मिलते हैं, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए इसको नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। हाइफी भी बेटा दो तरीके के होते हैं। जैसे ये हाइफी है, तो ये दो तरीके के होते हैं, क्वाइनोसिटिक और सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब कि जैसे ये मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, ये माइसीलियम है। अगर सेप्टेट है तो इसके बीच में ये वॉल पाई जाएगी, यहाँ पर एक न्यूक्लियस, यहाँ पर एक न्यूक्लियस। और अगर असप्टेट है तो इसका मतलब क्वाइनोसिटिक कंडीशन है, यानी मोर देन वन न्यूक्लियस फाउंड इनसाइड द हाइफा। ठीक है, तो इस तरह से हाइफी कैसे होते हैं बेटा? या तो सेप्टेट होंगे, या तो फिर क्वाइनोसिटिक। क्वाइनोसिटिक यानी मल्टी सेलर। ये देखो, मोर देन one nuclei found in the cell, that is known as quinocytic condition। दूसरी खास बात यह है कि जो इनकी सेल है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। इसमें ग्लूकैन्स भी पाए जाते हैं, मैनोप्रोटीन्स भी पाए जाती हैं, लेकिन काइटिन का पाया जाना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि काइटिन की प्रेजेंस में ये काफी ज्यादा रिजिड और काफी ज्यादा मजबूत होती है। और एक काइटिन आपको एनिमल्स में भी देखने को मिलता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, खास तौर से इंसेक्ट में। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो फंगस वॉल बनी होती है किसकी? काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स। काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। और दो तरीके के इसमें हाइफी पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं सेप्टेट, जिसमें ये एग्जाम्पल है, और असेप्टेट, इसका एग्जाम्पल ये है, जिसको हम क्वाइनोसिटिक कहते हैं। क्वाइनोसिटिक हमेशा याद रखना, जब मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाएंगे किसी एक सेल के अंदर, उसे हम कहते हैं क्वाइनोसिटिक कंडीशन। क्लियर है? ऑलराइट, दिख रहा है बेटा अभी पायल? ओके, नाउ लुक एट दिस किंगडम फंजाई। फंजाई में जो खास बात थी वो हमने पहले ही डिस्कस कर रखी है। आपको बस ये समझना है कि आ, कुछ ऐसे भी हैं जो सिम्बियोंट लाइफ बिताते हैं। सिम्बियोंट का मतलब है एक दूसरे से एसोसिएट होना, और खास तौर से ऐसी स्पीसीज के साथ जो डिफरेंट हो। तो किंगडम फंजाई के कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो एल्गा के साथ यूनाइट हो जाते हैं, और जब एल्गा के साथ यूनाइट हो जाते हैं तो ये बनाते हैं लाइकेन। बहुत पूछा जाता है व्हाट इज द लाइकेन। लाइकेन इज नथिंग बट इट इज द एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गा। ठीक है, यहाँ पर ये फायदेमंद क्यों है? फायदेमंद इसलिए है कि फंगस
को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो अलगा से मिल जाता है, और अलगा को जो एब्जॉर्प्शन चाहिए खासतौर से न्यूट्रिएंट का, वो कौन प्रोवाइड करता है? फंगस। इस तरह से म्यूचुअल एक रिलेशनशिप बन जाता है। दूसरा है माइकोराइजल एसोसिएशन। ये पाया जाता है फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट के बीच में। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, ये डायग्राम रियल पिक्चर्स है। दिस इज द माइकोराइजल एसोसिएशन। ये फंगस के हाइफी है और ये रूट है, तो रूट और फंगस के बीच में एसोसिएशन बनता है। एग्जाम्पल है लाइकेन, जिसमें फंगस और अलगा दोनों एक दूसरे से यूनाइट हो जाते हैं। नीचे की तरफ फंगस है और ऊपर की तरफ एल्गा, ये एल्गा वाला हिस्सा है। तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप बन जाता है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिम्बियोसिस। नाउ नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। द फंगस को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है एज पर द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा मीडियम है जो क्लासिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली इन द केस ऑफ फंगस। क्या क्या चीजें चाहिए इनमें? देखो, कुछ फंगस ऐसे हैं बेटा जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं करते, यानी उनमें कोई भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। तो उनमें डिवीजन कैसा होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? तो ज्यादातर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू ग्रो करते हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, फिजन है, राइट, ये कुछ चीजें पाई जाती है। बडिंग प्रोसेस है, इसकी वजह से ये आसानी से मल्टीप्लाई होते हैं, ग्रो करते हैं। दूसरा होता है बेटा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के एग्जांपल है खासतौर से कोनिडिया है, स्पोरंजियोस्पोर जहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है, या जूस्पोर्स। तो ये सभी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स। इसमें oospores, ascospores और basidiospore 3 एग्जाम्पल हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सो इन दिस वे यू कैन सी whole fungus can be divided as per the mode of reproduction. तो 3 आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। फर्स्ट है वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में यानी बॉडी के पार्ट्स के डिवीजन से जो नया फंगस बनता है तो उसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसमें से फर्स्ट एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन। बॉडी का कोई भी पार्ट टूट जाता है और फिर वापस से डेवलप हो जाए नए फंगस में, इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। टूटकर नए फंगस को जन्म देना। दूसरी प्रोसेस है बेटा फिजन। ये देखिए, फिजन में क्या होता है कि एक मदर सेल है, आगे चलकर 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। दिस इज फिजन प्रोसेस। फिजन प्रोसेस में कभी भी जेनेटिक जो मटेरियल है वो चेंज नहीं होते, और इसीलिए जितने भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं दे आर बेसिकली क्लोन्स। क्लोन समझते हैं किसे कहते हैं? व्हाट इज क्लोन? क्लोन्स का मतलब होता है कि दोज ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डिफरेंशिएट एज पर द शेप साइज स्ट्रक्चर। इनका शेप साइज स्ट्रक्चर में कोई वेरिएशन नहीं होता, दे आर डिक्टो शेप बिकॉज द जेनेटिक मटेरियल इज सेम। जो पैंट्स में होता है वही चिल्ड्रन में ट्रांसफर होता है, यहाँ पर पैंट्स भी एक ही होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है बडिंग का, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का बडिंग प्रोसेस। ये आपको ज्यादातर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर खास तौर से ईस्ट में देखने को मिलता है, और ये जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होकर नंबर्स ऑफ
ईस्ट का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब आता है बेटा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में तीन टाइप के स्पोर्स बनते हैं बेटा, ये आपको याद करना है। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। कोनिडिया इस तरह से बनते हैं, ये पेंसिलिन है, पेंसिलिन के ऊपर ये छोटे छोटे स्पोर बनते हैं, इनको हम कोनिडिया स्पोर कहते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है जूस्पोर। ये जूस्पोरेंजियम और यहाँ से निकलते हैं जूस्पोर, ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो कोनिडिया ये स्पोरेंजियोस्पोर है, यहाँ से ये स्पोर के फॉर्म में निकलते हैं, और जूस्पोर। ये तीन प्रोसेस है जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पाए जाते हैं। आपको याद क्या करना है कि असेक्सुअल मोड में तीन तरीके के स्पोर बनते हैं, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर। जूस्पोर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं और ये लोकोमोशन कर सकते हैं, इसलिए ये एनिमल लाइक होते हैं, इसलिए इनको हम जूस्पोर कहते हैं। क्लियर है? पायल कोई दिक्कत, कोई डाउट बेटा? समझ में आ रहा है? आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप तक? ओके, नाउ लुक एट द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो फंगस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए खास तरीके के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो स्पोर्स पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? oospores, एस्कोस्पोर्स और वेसिडियोस्पोर्स। इनको इसी फॉर्म में नीट एग्जाम में या मेडिकल एंट्रेंस में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच काइंड ऑफ स्पोर्स आर कंसीडर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको तीन एग्जाम्पल पिछले स्लाइड में दिया था, जैसे ये कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। दूसरा एग्जाम्पल है oospore, एस्कोस्पोर, वेसिडियोस्पोर। ये सारे ऑप्शन सामने रखकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सारे स्पोर्स के बारे में अगर आपको आइडिया है, यू कैन गिव प्रॉपर आंसर, सटीक आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन तरह के स्टेप्स पाए जाते हैं बेटा। एक तो होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जब एक फंगस का प्रोटोप्लाज्म दूसरे फंगस के प्रोटोप्लाज्म के साथ मिक्स हो जाए तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी, और इसको भी हम एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही मानते हैं। दूसरा है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। जब दो डिफरेंट फंगस आपस में यूनाइट होते हैं और उनके न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं तो इनको हम कहते हैं कैरियोगैमी। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। Once the nuclei fuse together, then that is known as karyogamy, and it is also a type of sexual reproduction. And after the process of karyogamy, they start forming the haploid spore. क्योंकि एक बार जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट ऑलवेज कैसा होता है? डायप्लॉइड होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन कब होता है? जब एक न्यूक्लियस प्लस दूसरा न्यूक्लियस हैप्लॉइड हो
आपस में ज्वाइन होते हैं तो 2n कंडीशन बन जाती है ना। तो उस कंडीशन में जब ये डायप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि फंगस के केस में जो स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, फॉर दैट दे हैव टू परफॉर्म मियोसिस डिवीजन। तो ये मियोसिस डिवीजन को परफॉर्म करके फर्दर क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर, और यही स्पोर आगे चलकर ग्रो करते हैं। दैट मीन्स दे आर those spores who have a capacity to grow new young one fungus, है ना। बात समझ में आ गई। तो फंगल रिप्रोडक्शन हो गया। फंगस में भी रिप्रोडक्शन पाया जाता है, दो तरीके के एग्जांपल्स दिए, एक तो प्लाज्मोगेमी है और दूसरा कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी में प्लाज्मा का फ्यूजन होता है और कैरियोगेमी में न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। जब दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट कैसा होता है बेटा, डायप्लॉइड। डायप्लॉइड को हैप्लॉइड में कन्वर्जन करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो इसके लिए एक खास तरीके का रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसको हम मियोसिस कहते हैं। मियोसिस को हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंगस के अंदर। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना होता है तो हैप्लॉइड हाइफी, हाइफी आपको मैंने आपको बताया कि ये रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हाइफा कहते हैं। दो हाइफी एक दूसरे के नजदीक आते हैं, ठीक है, और देन स्टार्ट फ्यूजिंग टुगेदर, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। कभी कभी होता है कि कुछ ऐसे हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जो आपस में ज्वाइन होकर डैप्लॉइड कंडीशन बना देते हैं, ठीक। तो इमीडिएटली दे डेवलप डैप्लॉइड सेल्स, और डैप्लॉइड में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, यानी 2n हो जाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है, फंगस की एस्कोमाइसिटीज और वेसिडियोमाइसिटीज, ये मेंबर्स हैं, है ना, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, फंगस फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, और धीरे धीरे वो स्पोर कैसे होते आते हैं, उनमें रिडक्शनल डिवीजन स्टार्ट होता है, यानी उनके क्रोमोसोम नंबर डिवाइड हो जाते हैं और हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। यानी डैप्लॉइड कंडीशन से हैप्लॉइड कंडीशन में कन्वर्जन होता है, राइट। नाउ लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। फंगस को बेसिकली बेटा चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है ना। चार क्लासेस हैं फंगस की। फर्स्ट जो क्लास है उसको हम कहते हैं फाइकोमाइसिटीज। दूसरा जो मेंबर है उसको हम कहते हैं एस्कोमाइसिटीज। तीसरे मेंबर को हम कहते हैं बेसिडियोमाइसिटी, और चौथे मेंबर को कहते हैं ड्यूटीरोमाइसिटीज। तो ये चार हैं, चार क्लासेस फंगस के, जिनमें पूरे ही जितने भी फंगस पाए जाते हैं डिवाइड करके रखा हुआ है। नाउ लुक एट द फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को नॉर्मली हम लोअर फंगस कहते हैं बेटा। क्यों कहते हैं लोअर फंगस, क्योंकि ये काफी बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर बने होते हैं, ठीक है, और ज्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं, वाटर या फिर ऐसे प्लेसेस जहाँ पर काफी ज्यादा मॉइस्चर होता है। ये प्लांट के ऊपर, स्पेशली वुड के ऊपर, ट्रीज के ऊपर ग्रो करते हैं। इनका जो माइसीलियम है उनमें सेप्टा नहीं पाई जाती, जो सेल के बीच में जो लेयर होती ना, ये एक न्यूक्लियस के बाद दूसरी लेयर होनी चाहिए, वो नहीं पाई जाती। इसलिए हम क्या कहते हैं इनको, असप्टेट, इनमें सेप्टा नहीं पाई जाती। एंड क्वाइनोसाइट्स, यानी मल्टी न्यूक्लियाई कंडीशन देखने को मिलती है। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछे जाते हैं। इनके एग्जाम्पल है म्यूकर,
राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगस है जो मस्टर्ड के ऊपर इन्फेक्शन कॉज करता है। तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीटीज। नाउ लुक एट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगस में जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं वो दो तरीके के हैं। सॉरी, एक तरीके का है असेक्सुअल और दूसरे तरीके का है सेक्सुअल। अब असेक्सुअल में जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है बाय द मोटाइल जू स्पोर। मोटाइल का मतलब होता है ऐसे स्पोर जो मूव करते हो, जिनमें मूवमेंट पाई जाती है। और कुछ ऐसे स्पोर भी बनते हैं जो मूवमेंट नहीं करते, इनको हम कहते हैं अल्पेनोस्पोर। ठीक है, ये एग्जांपल है जू स्पोर और अल्पेनोस्पोर के। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट आपस में जुड़ते हैं जिनको हम जाइगोस्पोर्स कहते हैं। और ये गैमीट एक जैसे भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग हो सकते हैं। अगर एक जैसे होंगे तो उनको हम आइसोगैमस कहेंगे बिकॉज दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। और एनाइसोगैमस का मतलब होता है डिसिमिलर, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। तो इन दिस वे वी कैन डिवाइड the gametes which is found in the sexual reproduction. So this is all about the phycomycetes. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज सिर्फ फाइकोमाइसिटीज जिसको हम फर्स्ट क्लास कहते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। So this is all about the class. I hope you understand. Let me know if you have any query. Thank you.